नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसानों पर। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों और कॉरपोरेट्स के उच्च वेतन और ऋण माफ किए जा रहे हैं। कॉरपोरेट ऋण माफी की राशि 36 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जबकि 14 लाख करोड़ रुपए आईबीसी के तहत रिकंस्ट्रक्शन में चले गए हैं। दिवाला और शोध अक्षमता कोड आईबीसी एक कानून है जो साल 2016 में पारित हुआ था। इसका मकसद कारोबारियों, फर्मों और व्यक्तियों के दिवाला होने की समाधान, परिसीमन और शोधन करना है। परिसमापन और शोधन करना है। इसे भारत के निकास कानून भी कहा जा सकता है। तो ये कोड जो है 2016 में जो है वो लाया गया था। उसमें ये कहा गया था कि पैसे की रिकवरी जो कोलैटरल प्रॉपर्टी है या कोलैटरल सिक्योरिटी है उसके द्वारा की जाएगी। हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में पिछले सत्र में ये बोला था कि 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी विजय माल्या की सीज करके और बैंकों को पैसा दिया जा चुका है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। हालांकि विजय माल्या का उसके बाद ट्वीट आता है, उन्होंने कहा कि मेरी टोटल देनदारी जब 8,000 करोड़ थी तो 14,000 करोड़ की अगर आपने प्रॉपर्टियां बेची हैं तो बाकी पैसा मुझे वापस कर दीजिए। किसानों की बात करें तो 1970 में गेहूं की कीमत 76 रुपए प्रति कुंटल थी, जबकि 2015 में गेहूं की कीमत 1450 रुपए प्रति कुंटल हुई। मूल समानता के अनुसार 19 गुना वृद्धि और आय समानता का अंतर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है 1970 से 2025 में सरकारी कर्मचारियों की अगर मूल वेतन की बात करें, खाली मूल वेतन और डीए की बात करें, अदर इमोल्यूमेंट्स की बात ना करें, तो 120 से 150 गुना वृद्धि हुई है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों की आय में 150 से 170 गुना वृद्धि हुई है। स्कूल के शिक्षक 1970 में 90 रुपए कमाते थे, अब 280 से 300 गुना बढ़ गया है। 2019 के सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे के अनुसार एक किसान की वार्षिक पारिवारिक आय 10,218 रुपए है। ये 2019 का सर्वे था। अगर उसको आज के डेट में भी आकलन करें तो 12,500-13,000 ही बैठती है। किसानों के लिए फिटनेस फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जाता है जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जाता है। फिटनेस फैक्टर वो होता है कि जिससे आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार आपकी आय का आकलन होता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वार्षिक आय में अगर उसको 1970 से 2024 तक मैप करें तो 2.57 गुना वृद्धि के लिए वृद्धि हुई है, जिसके कारण मूल आय जो एक जमाने में 6,000 से 10,000 थी, अब 18,000 से बढ़कर 46,000 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भारत के 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 7 गुना कम है। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखें, जो पैरेलल इकोनॉमीज हैं जैसे साउथ अमेरिका कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके मुकाबले हमारी सरकारी कर्मचारियों की जो आय है वो 7 गुना ज्यादा है। जबकि खेती के मामले में सरकार A2+FL के अनुसार एमएसपी को परिभाषित करती है। A2 में जो है वो वैल्यू ली जाती है क्रॉप की, मैन्योर की, खाद की, बीज की। इसमें लैंड रेंट, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन और लैंड कॉस्ट का वैल्यू को नहीं ऐड किया जाता, लेबर कॉस्ट की वैल्यू को नहीं ऐड किया जाता है। लेबर कॉस्ट की वैल्यू को स्टैंडर्ड लिया जाता है। अगर लेबर कॉस्ट की वैल्यू एक्चुअल पे ली जाए, लैंड रेंट जिसपे किसान खेती करता है उसका लैंड रेंट की वैल्यू ली जाए, चाहे उसमें खेतीगर किसान हो या बटाईदार किसान हो, तो बटाईदार किसान किराए जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठेका देते हैं। अगर उस वैल्यू को लिया जाए तो C2+50 जो स्वामीनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट थी, C2+50 उसको व्यापक लागत भी कहा जाता है। उस फार्मूले के अनुसार भुगतान की सिफारिश की गई थी, जिसके लिए किसान आंदोलित हैं। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के कारण लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए किसान की आय के लिए फिटनेस कारक का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये किसानों का मानना है। अगर आप फिटनेस लगाते हैं सरकारी कर्मचारियों पर, उनकी जो तनख्वाह है उसको उनके फिटनेस फैक्टर से लेते हैं, जिसमें 2.57 का गुना वृद्धि के लिए आप रिकमेंडेशन करते हैं, तो किसानों की आय या बटाईदार किसान हो या मजदूरों की आय को भी फिटनेस फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार 6 से 7% रहा है 1970 से। अगर आप 1924 का भी आकलन करें तो किसान की आय एक डबल होने की जगह हाफ से भी कम रह गई है। कानूनी गारंटी की लागत अगर 26,000 करोड़ A2+FL से ज्यादा नहीं होगी, ऐसा कुछ मानकों का कहना है, कुछ विशेषज्ञों का कहना है, कुछ कृषि विशेषज्ञ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर A2+FL की जगह C2+FL, जिसमें लैंड रेंट भी काउंट हो, जिसमें लेबर कॉस्ट ऑन एक्चुअल काउंट हो और जिसमें इक्विपमेंट्स जो फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर है, टिलर है, अगर उसका डेप्रिसिएशन काउंट हो,
तो 26,000 करोड़ से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि स्वामीनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट C2+50% के अनुसार इसकी लागत 1.68 लाख करोड़ से अधिक नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कानूनी गारंटी दे देते हैं तो सरकार तो सिर्फ धान और गेहूं खरीदती है, जिसमें वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस के लिए, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री राशन देने के लिए धान और गेहूं की जो है वो सोर्सिंग स्टेट फूड कॉर्पोरेशन और नेशनल फूड कॉर्पोरेशन करती है। कुछ दलहन तिलहन की खरीद नेफेड भी करती है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन की खरीद करती है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जूट की खरीद करती है, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और दूसरे अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में फसल होती है। तो कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर C2+50 फॉर्मूले के अनुसार अगर 23 की 23 फसलें जो नॉन कैश क्रॉप्स हैं उस पर एमएसपी का अगर कानून बनता है तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा 1,68,000 रुपए से अधिक नहीं है, क्योंकि ये एक मूल सुधारक तंत्र है। मूल सुधारक तंत्र ये होता है कि प्राइस करेक्शन मैकेनिज्म है। जब फसल तैयार होती है, फसल का दाम कम होता है, सरकार जो फर्स्ट फ्लश होता है फसल का उसको खरीद लेती है ताकि समांतर हो जाए रेट, और जब रेट बराबर आ जाता है तो उसको वो लिक्विडेट कर देती है। तो सरकार का काम सिर्फ एक प्राइस करेक्शन मैकेनिज्म का है। अगर उस प्राइस करेक्शन को अगर ले तो 1,68,000 की कुल लागत सरकार की होगी, पर उसमें एक्चुअल खर्चा 26 से 27,000 करोड़ ही होगा। बाकी का खर्चा खाद्य सब्सिडी और मुफ्त राशन पर किया जाता है। अगर आप 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन के लिए कर सकते हैं, तो 1,68,00,000 का बजट आप C2+50 की कानूनी गारंटी के लिए भी कर सकते हैं। और इसीलिए जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे थे। किसान आंदोलित हैं और वो अपनी इकोनॉमिक्स, अपने अर्थशास्त्र को समझते हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं समझती, क्योंकि सरकार गोदामों की चाबी सिवाय कुछ कॉर्पोरेट्स को देने के और कोई काम नहीं करना चाहती। CACP यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो करते हैं, एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस की जो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, अगर उनकी माने तो कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है और पॉलिसी के तहत मूल लागत राज्यों को तय करने का अधिकार है। तो राज्यों को ही तय करना चाहिए कि उनकी इरिगेशन कॉस्ट क्या है, उनके और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, वहां पे बटाईदार किसान कितने हैं, जमींदार कितने हैं, उस हिसाब से भी मूल लागत की जो मूल्य है वो स्टेट को ही तय करना चाहिए। हालांकि 8वें वेतन आयोग के कारण 1 लाख सरकारी कर्मचारियों को 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जबकि क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट्स में पहले कहा गया था कि 7वें वेतन आयोग के कारण सरकारी खजाने पर 4.5 से 4,80,000 लाख करोड़ 4.5 टू 4.8 लाख करोड़ 4,50,000 लाख करोड़ का ही बोझ पड़ेगा। तो जिस तरीके से आपने कहा 7वें वेतन आयोग में क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट ये कहती है कि 4.5 लाख करोड़ 4,50,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार ने किया है, और 8वें वेतन आयोग में जो सिफारिशें हैं 1 लाख कर्मचारियों की सरकारी की, उस पे जो बजट है, हमारे बजट का जो हिस्सा है वो करीब 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उसमें होगा। एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह भी कहा है कि कॉर्पोरेट के ऋण माफ करने से कंपनियों को नुकसान होगा और ये एक आर्थिक विकास नीति के अंतर्गत है, जबकि किसानों का कर्जा माफ करने से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अब कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि अगर किसानों को मकबूल कीमत एमएसपी पर मिल जाएगी तो उनके लिए आसान हो जाएगा खरीदारी करना। सप्लाई साइड तो प्रोडक्शन है, पर डिमांड साइड अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी। इसलिए डिमांड बढ़ाने के लिए किसानों के हाथ में पैसा देना जरूरी है, उसके लिए भी C2+50 फॉर्मूले पर एमएसपी देनी जरूरी है। 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, जिसमें 8वें वेतन आयोग में 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग के तहत समिति के अध्यक्ष रहे विवेक देव रॉय, जो पहले थे अब नहीं है, उन्होंने कहा था कि 7वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन और ग्रेचुटी के अलावा 108 भत्ते दिए गए। मतलब कि काफी सारे भत्ते और ग्रेचुटी हैं वो अलग से दी जाती हैं। 108 टोटल भत्ते तो दिए जाते हैं। किसानों को तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन भर्ती जैसी कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। तो एक तरफ तो किसान C2+50 फॉर्मूले पर एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आंदोलन करते हुए सरकार ने अब 14 फरवरी की डेट दी है और 8वें वेतन आयोग का उधर रास्ता साफ कर दिया है। शायद इसीलिए किसानों से बात करने के लिए अब सरकार तैयार है। तमाम अर्थशास्त्री एमएसपी गारंटी को इकोनॉमी के लिए खतरा बता रहे हैं और वो वेतन आयोग पर चुप हैं। ऐसी धारणा बना दी गई है कि किसानों से ज्यादा पैसा मिलने पर देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और कर्मचारियों, अधिकारियों को ज्यादा पैसा मिलने से देश मजबूत होगा। ऐसी ही धारणाओं और सोच से देश को किसान बदहाल कर रहा है।
एमएसपी की लीगल गारंटी को किसानों और वेतन आयोग से जुड़े पहलुओं पर बातचीत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। सरकार 8वां वेतन आयोग दे सकती है तो किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे सकती, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बात पर सोचेंगे, अपने प्रियजनों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से बात करेंगे। किसानों की बदहाली देश की बदहाली है। हम कृषि प्रधान देश है। जिस देश की जीडीपी पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 थी, क्योंकि हमारे यहाँ से स्पाइसेस और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, अभी वो समय है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे पूरे विश्व में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और देश का किसान, अन्नदाता आमरण अनशन पर है। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर किसी नए कार्यक्रम पर, नए सब्जेक्ट पर आपके समक्ष पेश होऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।